हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और मेरे प्यारे से YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर मैंने आपको बताया था कि भाई केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की वीडियो मिलेंगी। ठीक है, केमिस्ट्री की वीडियो मैंने पिछला फर्स्ट लेक्चर जो था वो अपलोड किया था। आज हम क्या है कि भाई सेकंड लेक्चर केमिस्ट्री का क्या है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, केमिस्ट्री क्या होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर तक मैंने क्या किया था, खत्म किया था। तो मैंने बताया था कि अगली वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्या होगा या केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए क्या होगा, मैटर होगा। ठीक है, तो आज शुरू करने जा रहे हैं। हेडिंग डालो, केमिकल क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए क्या होगा, आपका मैटर होगा। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के हेडिंग डालो जल्दी जल्दी। चलो बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। भाई केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन करके बताया था कि भाई दो टाइप की मैटर की क्लासिफिकेशन होती है, पहले फिजिकल, फिर उसके बाद क्या होती थी, केमिकल। और केमिकल में मैंने आपको डिवाइड करके बताया था कि सबसे पहले क्या होते हैं, प्योर क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। चलो वन बाय वन उनकी डेफिनेशन लिखते हैं और स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन है प्योर क्या होंगे, सब्सटेंस होंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो, साथ साथ में डेफिनेशन लिखते रहना। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस की क्या है, डेफिनेशन है। एक बार रीड करते हैं कि भाई क्या लिखा है। ए सब्सटेंस व्हिच कंटेन ओनली वन काइंड और टाइप्स ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड एज प्योर क्या होंगे, सब्सटेंस होंगे। तो उसका मतलब क्या है कि भाई वो वाले सभी सब्सटेंस जिसमें एक ही प्रकार के ना, एक ही तरीके के या एक ही प्रकार के क्या होंगे, पार्टिकल। तो मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि भाई पार्टिकल जो सब्सटेंस में जनरली होते हैं या तो एटम होते हैं या क्या होते हैं, आयंस होते हैं या क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल किसकी बात कर रहा है, एटम, आयन या मॉलिक्यूल की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो इसका मतलब वो वाले सभी सब्सटेंस जिसके अंदर एक ही तरह के क्या होंगे, या तो एटम होंगे, आयन होंगे या मॉलिक्यूल होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्योर क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको क्या है, प्योर सब्सटेंस की क्या है, डेफिनेशन है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे घर में कोई बाहर वाला अंकल दूध देने आता है ना, दूध देने आता है, आपके घर पे भी आता होगा दूध देने के लिए कोई अंकल। ठीक है, जब हम दूध लेके आते हैं, हम मान लो जब लाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई मम्मी ये दूध प्योर है या नहीं है। मतलब क्या कि भाई इसमें कि मतलब वो अंकल ने पानी तो नहीं डाला। तो फिर इसके लिए मान लो ये एग्जांपल सेट बैठती है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई मिल्क क्या होता है, मान लो प्योर होता है, एक मान लो प्योर मिल्क होता है, एक क्या होता है, सिंपल क्या होता है, मिल्क होता है। क्या मतलब इसका कि भाई जब मान लो कि भाई प्योर मिल्क अंकल आया ना, अंकल जो है वो क्या है कि भाई आया, उन्होंने क्या किया, अपने घर में जब मान लो दूध निकाला होगा, मान लो अगर आप गांव में रहते हैं ना, शहर में तो पैकेट वाला दूध चलता है, गांव में रहते होंगे, उन्होंने अपने क्या है कि भाई घर में मान लो गाय वगैरह से क्या क्या दूध निकाला और उसमें क्या कर दिया, बाद में क्या कर दिया, मान लो वाटर डाल दिया ना, वाटर डाल दिया। तो जब वाटर डाल दिया तो इसका मतलब क्या कि भाई मान लो इसमें क्या हो गया, अब क्या होगा, मिल्क प्लस क्या होगा, आपका वाटर होगा। तो इसका मतलब इसमें दो तरीके के क्या होंगे, पार्टिकल होंगे। एक तो मिल्क वाले जो पार्टिकल होंगे वो प्रेजेंट होंगे, दूसरे क्या होंगे, पानी वाले जो पार्टिकल होंगे जिसका नाम H2O होता है वो प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब इसमें एक से ज्यादा तरीके के या एक से ज्यादा टाइप्स के क्या होंगे, पार्टिकल। इसीलिए इसे क्या कहेंगे, मान लो प्योर सब्सटेंस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे वो आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब आपको प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन तो क्लियर होगी कि भाई वो वाले सब्सटेंस या वो वाले मान लो क्या है कि भाई मान लो क्या है, पार्टिकल सब्सटेंस होंगे जिसमें क्या होगा कि भाई एक ही तरीके के, जो मिल्क है तो मिल्क के ही क्या उसमें क्या होंगे, पार्टिकल होंगे, और कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्योर क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये प्योर सब्सटेंस की क्या है, डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। हेलो, इसके बाद तो इसकी टाइप भी करेंगे। एग्जांपल लिखना है तो कोई सिंपल एक मान लो कोई एक चीज का नाम लिख दो, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो इसकी एग्जांपल लिखनी है तो एग्जांपल लिख दो
मान लो वाटर, सिंपल वाटर, एक मान लो वाटर में एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, मान लो जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, या सिल्वर लिख दो, सिल्वर में भी सिल्वर ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये मान लो गोल्ड लिख दो, ये सभी क्या है आपके प्योर सब्सटेंस की क्या है एग्जांपल है, ठीक है। तो उसके बाद प्योर सब्सटेंस तो हमें समझ आ गया कि भाई क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे कि भाई प्योर सब्सटेंस की डिवीजन क्या थी, ठीक है। तो आपने टेबल अगर पिछली वीडियो में देखा हो या पढ़ा हो तो उसमें आपको पता होगा कि भाई प्योर सब्सटेंस को क्या किया गया था, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक उसके मान लो किस एक हिस्से का नाम क्या था, एलिमेंट था, और दूसरे हिस्से का नाम क्या था, कंपाउंड था, ठीक है। तो वो वन बाय वन पढ़ते हैं कि भाई क्या होता है एलिमेंट, क्या होता है कंपाउंड। इसके लिए मान लो हेडिंग डाल लो, इसका अगला पार्ट है ना, प्योर सब्सटेंस का पार्ट क्या था, एलिमेंट था। अब इसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि भाई एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो लिखो, ऐसे लिखो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है एलिमेंट्स की, ठीक है। तो जो पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है कि भाई ए प्योर सब्सटेंस, हमें पता है कि भाई एलिमेंट किसका पार्ट है, प्योर सब्सटेंस का पार्ट है, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस ही होंगे। ए प्योर सब्सटेंस व्हिच नाइदर डिकम्पोज, मतलब जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, डिकम्पोज मतलब तोड़ना, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, एंड नॉर बिल्ट फ्रॉम, इसका मतलब जिसे ना तो तोड़ा जा सके ना ही बनाया जा सके, सिंपलर सब्सटेंस से। इसका मतलब वो सभी क्या होंगे, सबसे सिंपलेस्ट क्या होंगे, सब्सटेंस होंगे। उसे क्या है कि भाई ना तो तोड़ा जा सके ना ही उसे क्या है कि भाई बनाया जा सके ना, किन्हीं छोटे मान लो अलग अलग चीजों से बनाया जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, किससे, फिजिकल और केमिकल मेथड से, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एलिमेंट क्या है कि भाई एक प्योर सब्सटेंस ही होते हैं जिन्हें ना तो क्या किया जा सके, तोड़ा जा सके, मतलब जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है उन्हें ना तो तोड़ा जा सके ना ही उन्हें क्या है कि भाई दूसरे मतलब छोटे छोटे मान लो पार्टिकल से बनाया जा सके, किससे, कोई सिंपल फिजिकल मेथड हो या केमिकल मेथड हो, उनके द्वारा ना तो उन्हें बनाया जा सके ना ही उन्हें क्या है तोड़ा जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ये आपकी क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, फिर समझते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। एक बार पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे सिल्वर है ना, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag होता है। उसके बाद मान लो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, मान लो हाइड्रोजन किसमें एग्जिस्ट करती है, H2, उसके बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जिसका मतलब क्या है, O2 है, ठीक है। तो अब आप समझते हैं, जैसे मान लो आपने एक सिल्वर का क्या ले लिया, एक मान लो फॉइल ले ली, एक पत्ती सी ले ली मान लो सिल्वर की। जब आप उसको तोड़ते हो तो आप देखते हो कि भाई जब आप उसको तोड़ा तो इधर एक टुकड़ा बच गया, एक टुकड़ा इधर बच गया, दोनों टुकड़ों में क्या प्रेजेंट होगा, सिल्वर के ही एटम प्रेजेंट हो गए। ऐसा तो नहीं होता कि भाई आपने सिल्वर को तोड़ा, ए इधर चला गया, जी इधर चला गया, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो जो मैं कर रहा हूं इसे कहते हैं कि भाई कौन सा मेथड, फिजिकल मेथड। जैसे हम है ना किसी चीज को चुनते हैं उसे भी फिजिकल मेथड, किसी चीज को तोड़ते हैं उसे भी फिजिकल मेथड कहते हैं। तो इसका मतलब Ag को अगर मान लो Ag की पत्ती को मैंने तोड़ा, वो क्या रहेगा, Ag ही रहेगा, वो इधर भी उसका थोड़ा पार्ट इधर चला जाएगा, थोड़ा पार्ट क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, बट रहेगा Ag। ऐसा नहीं होगा कि A इधर चला जाए, G इधर चला जाए। इसे हम क्या कहते हैं, मान लो एलिमेंट्स कहते हैं ना। तो इसका मतलब Ag को तोड़ा नहीं जा सकता, मान लो फिजिकल बाय फिजिकल मेथड, तो केमिकल से भी नहीं तोड़ा जा सकता। उसके बाद बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होती है, H2 होती है। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब ऐसा नहीं है कि भाई हाइड्रोजन मान लो H2 होगी तो ऐसे होगी, H और H में बॉन्ड होगा तो हम जाएं और H और H के बॉन्ड को, मान लो मैंने हाइड्रोजन ली, हाइड्रोजन तो वैसे गैस होती है, चलो मान लो उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और तोड़ने की कोशिश की। जब हमने तोड़ा तो ऐसा नहीं होगा कि भाई हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर चली गई, एक हाइड्रोजन इधर चली गई, ऐसा नहीं होता भाई। सिंपल मेथड से ऐसा कभी भी
पॉसिबल नहीं है। सिंपल कौन से, जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल मेथड तोड़ने से, और केमिकल कौन से कि भाई मान लो इसको हम क्या करें, फिल्टराइजेशन करें, इसकी हम क्या करें, सब्लिमेशन करें, ठीक है। ऐसे मेथड जो आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, उसके द्वारा इसको क्या है कि भाई तोड़ा नहीं जा सकता, इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है इन्हें फर्दर क्या है कि भाई डिवाइड नहीं किया जा सकता। कोई हार्ड, जैसे इसको तोड़ना हो तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। जब उतना टेम्परेचर दोगे तो ये क्या कर सकता है, आपस में क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। या केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन से हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब सिंपल मेथड से नहीं कर सकते, सिंपल मतलब जैसे मैंने आपको बताया उस मेथड से हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स की क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद मुझे पता चल गया कि भाई एलिमेंट क्या होते हैं। अब एलिमेंट को फर्दर डिवाइड करना है, मैंने उसमें आपको क्लासिफिकेशन बताई थी कि भाई एलिमेंट की फर्दर क्या है, क्लासिफिकेशन। प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट आ गए, अब एलिमेंट के अंदर क्या आता है, अब उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक की हेडिंग डाल लो, एलिमेंट के अंदर कौन कौन आता था, कौन कौन आता था, मेटल आते थे, फिर उसके बाद नॉन मेटल आते थे, उसके बाद कौन आता था, मेटलॉइड आता था, ठीक है। तो बात करते हैं इन सभी की कि भाई मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो इसका मतलब अब प्योर सब्सटेंस तो हो गया, उसके अंदर आए एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर कौन आया, मान लो ये उसका पहला पार्ट है, उसके अंदर सबसे पहले कौन आ गया, मेटल आ गया। अब हम मेटल की बात करेंगे कि भाई मेटल क्या होता था, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी भी आप छोटी क्लासेस में स्टडी करते थे, ठीक है। मैं लिख देता हूं, इसको लिखो, फिर मैं वन बाय वन आपको समझाता जाता हूं, ठीक है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है कि भाई मेटल क्या होते हैं, कि भाई दे हैव क्या होगा, शाइनिंग क्या होगा, लस्टर होगा, ठीक है। तो हम पढ़ते थे कि भाई मेटल्स जो होते हैं वो चमकीले होते हैं, मेटल्स जनरली क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, बस उसी को हम क्या कहते हैं, शाइनिंग क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं। दूसरा ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मतलब क्या है कि भाई मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, पास कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी मान लो क्या है कि भाई जब मेटल को किसी मान लो वायर्स के बीच लगाया जाए, तो मान लो उधर से इलेक्ट्रिसिटी लाई जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी मेटल से क्या कर जाती है, पास कर जाती है, ठीक है। तो याद रखना है कि भाई गुड कंडक्टर कौन होते हैं, वो होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, फ्री क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। कौन गुड कंडक्टर होते हैं, वे सभी गुड कंडक्टर होते हैं जिनमें क्या होते हैं, फ्री चार्ज होते हैं। तो फ्री चार्ज का मतलब चार्जेस आपको पता ही है कि भाई क्या होता है, नेगेटिव और क्या होता है, पॉजिटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव हमें पता है कि भाई एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी ना किसी फोर्स से। मान लो ये दोनों एक दूसरे को फोर्स से मान लो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट मान लो कि भाई इनके बीच में ना कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके बीच में ये फोर्स क्या होती है, निग्लिजिबल क्या होती है, स्मॉल होती है, निग्लिजिबल, ठीक है, क्या होती है, स्मॉल होती है। अगर नेग्लिजिबल स्मॉल हो गई तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, फ्री हो गए। अगर ये फ्री है तो इसका मतलब वो कैसे बिहेव करेंगे, गुड कंडक्टर की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। गुड कंडक्टर की तरह वही बिहेव करता है जो क्या होते हैं, सिंपल मान लो फ्री। मान लो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, फ्री चार्ज प्रेजेंट होगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो कैसे बिहेव करते हैं, गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है जब भी कभी ये वर्ड आए कि वो गुड कंडक्टर होते हैं, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब उनमें क्या होगा, फ्री चार्ज क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कि भाई उसमें जो बॉन्ड होंगे चार्जेस के बीच वो थोड़े कमजोर होंगे, जिससे वो चार्जेस थोड़ी सी मान लो क्या है कि भाई एनर्जी देने पर ही क्या करने शुरू कर जाएंगे, मूव करने शुरू कर जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा ये भी आप पढ़ते थे, दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है। अगला पॉइंट क्या था, दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबल था मतलब आपको पता था कि भाई इसको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, इसको हम जब कूटते हैं उसको क्या लंबी लंबी इसकी बनाई जा सकती है, शीट बनाई जा सकती है। डक्टाइल क्या होता था, जिसकी लंबी लंबी क्या बनाई जा सकती है, वायर्स, है ना, इसकी लंबी लंबी क्या बनाई जा सकती है, वायर्स बनाई जा सकती है। मेटल की नेचर होती है, इसे हम क्या कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और वायर्स में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मान लो ये तीन हो गए, दे आर generally solid except
मरकरी। ठीक है, ये अगला पॉइंट है, देखो ध्यान से, दे आर जनरली सॉलिड। मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। सॉलिड मतलब हार्ड भी लिख सकते हो कि भाई मेटल्स आर जनरली क्या होंगे, हार्ड, एक्सेप्ट क्या होगा, मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे है ना, हमारे जहां जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अदरवाइज सभी मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये उसकी क्या है, अगली क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये मान लो प्रॉपर्टी जो मेटल शो करता है। एक और लिख सकते हैं वैसे कि भाई मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी मान लो आपको कईयों को तो पता होगा कि भाई डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, मतलब नहीं पता तो इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं ये डेफिनेशन समझाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि भाई मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी हाई क्यों होती है। ठीक है, बस आपने याद रखना है कि भाई मेटल की डेंसिटी क्या है, हाई है। क्यों हाई है, ये लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी मेटल के, ये आपकी क्या है कि भाई मेटल्स के प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो उसके बाद मेटल की एग्जांपल लिख ही सकते हो कि भाई एग्जांपल क्या होती है, हमें पता है कि भाई मेटल्स कौन कौन सी होती है। मान लो बात करें, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ठीक है, उसके बाद मान लो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, मान लो आपका आ गया मान लो रुबिडियम आ गया। ठीक है, ये सभी क्या होती हैं, मेटल्स ही होती हैं। और भी बहुत लिख सकते हो आप जो मेटल्स होती हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, मेटल का क्या करती हैं, काम करती हैं। ठीक है, तो उसके बाद मेटल फर्दर क्लासिफिकेशन हो गई। उसके बाद दूसरी बात करते हैं एलिमेंट्स की, फर्दर डिवीजन थी, एक मेटल थी, उसके बाद क्या थी, नॉन क्या थी, मेटल्स थी। ठीक है, तो उसके बाद नॉन मेटल स्टडी करते हैं कि भाई नॉन मेटल क्या है। ठीक है, अब नॉन मेटल की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, समझ तो आता ही है कि भाई जो मेटल प्रॉपर्टी शो करेगा वो नॉन मेटल शो नहीं करेगा, है ना। नॉन मेटल मतलब मेटल का उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसके लिए जो मेटल्स प्रॉपर्टी शो करता है वो नॉन मेटल शो नहीं करता। ठीक है, तो उल्टा लिख दो। जैसे सबसे पहले, दे डू नॉट शो शाइनिंग लस्टर, है ना, उल्टा हो गया। दूसरे, they are bad conductor of electricity except graphite। ठीक है, ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कंडक्टर क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, बट किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, फिर भी ये क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो अगला लिख लो, दे आर नॉट malleable and ductile, they are brittle in nature। ठीक है, ये क्या होता है, मैलेबल और डक्टाइल। ये तो आपको पता लग ही चुका है कि भाई ये मैलेबल और डक्टाइल नहीं होता। इसका मतलब इसकी शीटें और क्या है कि भाई इसको वायर में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रिटल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप इसको खींचोगे ये क्या कर जाएगा, जल्दी क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो उसके बाद पांचवा क्या होता है, मान लो पांचवा हो गया डेंसिटी, है ना। दे हैव क्या होगा, दे हैव लो डेंसिटी। ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या होगी, मतलब सॉलिड पिछली जो मेटल है उनसे क्या होंगी, कम होगी। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है उसकी बात आगे जाके करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद, दे आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि भाई मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बट ये जो तीन, ये मान लो नॉन मेटल्स होती हैं, ये जनरली सभी स्टेट में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सॉलिड फॉर्म में भी कुछ पाई जाती हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं, कुछ गैसेस फॉर्म में क्या है, ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी थी। मान लो कौन कौन सी शो करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल आप लिख ही सकते हो कौन कौन होते हैं नॉन मेटल। मान लो जैसे नाइट्रोजन गैस हो गई, नाइट्रोजन। ठीक है, मान लो हाइड्रोजन, कार्बन हो गया।
ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। ये नॉन मेटल्स आपकी क्या है, उनकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट की फर्दर क्या होगी, डिवीजन, मेटल्स और नॉन मेटल्स। उसके बाद एक और होती थी जिसे हम क्या कहते थे, मेटलॉइड कहते थे। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं कि भाई मेटलॉइड क्या होता है। ठीक है, तीसरी हेडिंग डाल लो मेटलॉइड्स, सी पार्ट आ गया। ठीक, अब मेटलॉइड्स की बात करते हैं कि भाई मेटलॉइड्स क्या होते थे। तो नाम मतलब क्या है कि भाई मेटल, फिर नॉन मेटल। मेटल मतलब आपको पता चल गया कि क्या होते हैं, नॉन मेटल भी आपको समझ आ गया कि भाई क्या होते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो इन दोनों के क्या होते हैं, बीच होते हैं। मतलब क्या कि भाई वो वाले कुछ सब्सटेंस होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन हो गई कि भाई मेटलॉइड्स क्या होते हैं कि दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड क्या होगा, नॉन मेटल्स होगा। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, थोड़ी थोड़ी मेटल की शो करे, थोड़ी थोड़ी नॉन मेटल की भी शो करे, उसे हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। ये मेटलॉइड्स की क्या है, आपकी डेफिनेशन है। सर आपको मतलब होगा कि भाई सर एग्जांपल क्या होगी, तो एग्जांपल जनरली आपको क्या है, मतलब ग्रुप 14 जैसे सिलिकॉन आता है। ठीक है, सिलिकॉन इसकी क्या है, एग्जांपल है। आर्सेनिक इसकी क्या होती है, एग्जांपल होती है। जर्मेनियम इसकी क्या होती है, एग्जांपल होती है। ये इनकी क्या है, एग्जांपल है मेटलॉइड्स के। इसका मतलब ये जो सब्सटेंस होंगे ये दोनों मतलब दोनों फॉर्म नहीं, दोनों प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, शो करेंगे। मतलब कुछ कुछ मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, कुछ कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मतलब एलिमेंट हमने पढ़ लिया, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ ली। मैंने शुरू किया था कि भाई प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो प्योर सब्सटेंस की फर्दर क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में पूरा हमने पढ़ लिया। अब किसकी बात करेंगे, अगले मतलब उसकी डिवीजन के, तो दूसरा कौन था, कंपाउंड था। अब कंपाउंड की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि भाई कंपाउंड क्या होते हैं, फिर उनकी कौन कौन सी क्या है, डिवीजन है। ठीक है, तो लिखते हैं वन बाय वन कि भाई क्या है। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो कंपाउंड्स। ठीक है, तो कंपाउंड किसकी टाइप है, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की क्या है, टाइप है। तो फिर नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई अगर प्योर सब्सटेंस की टाइप है तो कंपाउंड भी क्या होगा, प्योर ही क्या होगा, सब्सटेंस होगा। तो लिख लेते हैं ठीक है, ये कंपाउंड की क्या है, डेफिनेशन है। चलो पढ़ते हैं साथ साथ में कि कंपाउंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है ये कंपाउंड, मान लो क्या बोल रहा है कि प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि उसकी डिवीजन है, तो इसे हमें ये समझ आ गया कि वो प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट। तो इसका मतलब इसमें क्या होंगे, एक से ज्यादा एलिमेंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, या एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल, पार्टिकल मतलब एटम, आयंस या मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब कंपाउंड क्या है कि भाई वो वाले सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, या एलिमेंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, बट इन डेफिनेट क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे। डेफिनेट का मतलब पता ही होगा आपको, इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड। इसका मतलब वो वाले सभी सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा एटम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, बट उनका जो प्रोपोर्शन होगा, प्रोपोर्शन मतलब उनकी जो रेशो होगी, जिसमें वो मास में है ना, जो मास में जो उनकी रेशो होगी वो हमेशा क्या होगी, फिक्स्ड होगी, वो कभी भी अलग अलग नहीं
होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या बोल रहे हो सर, एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको क्या थोड़ा सा क्या आएगा, आइडिया लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोल दूं कि भाई वाटर, तो वाटर में आपको पूछा जाए हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम, है ना, मतलब एक हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया, तो 2 का कितना होगा आपका, 2 इंटू कितना होगा, 1 होगा, मतलब एक का 1, तो 2 का कितना हो गया, 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, प्लस सॉरी हाइड्रोजन का हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, एक ही ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 क्या होता है, मास होता है ना। 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का क्या होगा, 2, 2 इंटू कितना हो गया, 1, तो एक ऑक्सीजन का कितना मास, 16 क्या होता है, मास होता है। तो बात करें कि भाई इसका मास कितना, 16, इसका मास सॉरी कितना, 2, इसका मास कितना, 16, तो दोनों की रेशो बनाए, 2 रेशो कितना हो गया, 16 हो गया, इसका मतलब 1 रेशो है ना, 2 से ये कैंसिल आउट करेंगे 8, 1 रेशो क्या हो गया, 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या, मैं यही तो बोल रहा हूं कि भाई क्या होते हैं कंपाउंड्स, क्या होते हैं जिसमें एक से ज्यादा टाइप्स के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जहां एटम होते हैं, तो फिर देखो ध्यान से, इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, इसका मतलब इसमें 2 टाइप के एटम क्या है, प्रेजेंट है। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई उनका जो प्रपोर्शन होता है, प्रपोर्शन मतलब जो जिसमें वो एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, जिस वैल्यू से या जिस मास से एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, वो हमेशा क्या होता है आपका, डेफिनेट होता है, फिक्स होता है ना। वाटर आप चाहे कुएं से निकालो, वाटर आप चाहे मान लो टैप से भरो, वाटर चाहे आप टैंकी से निकालो, सभी वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन मतलब उनका मास जो होगा रेशो में, वो क्या होगा, फिक्स होगा, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। इस तरीके के या इस टाइप के चीजों को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड की डेफिनेशन थी कि भाई कंपाउंड क्या होता है, क्या उसका क्या है मतलब है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं कि भाई कंपाउंड का तो हमें पता चल गया कि भाई कंपाउंड क्या होते हैं। अब इसके बाद इसकी टाइप कि भाई कौन कौन से क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, टेबल आपने पढ़ा है, उसमें कौन कौन से कंपाउंड थे, एक था इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे कौन थे, ऑर्गेनिक क्या थे, कंपाउंड थे। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। मान लो इसकी टाइप, पहला कौन था, ऑर्गेनिक क्या था, कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो वो लिख लेते हैं, द कंपाउंड ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है। पढ़ के देखते हैं कि भाई क्या लिखा है। द कंपाउंड विच आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, मतलब वो वाले कंपाउंड जो जनरली का मतलब क्या होता है, ज्यादातर, है ना, ज्यादातर लिख सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि भाई इसी से मिलते हैं, और किसी से भी मिल सकते हैं, बट जनरली वर्ड यहाँ पे इसके लिए लिखा है ना। तो द कंपाउंड विच आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब जो जनरली हमें किससे मिलते हैं, लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं। लिविंग सोर्सेज मतलब लिविंग बीइंग भी लिख सकते हैं, लिविंग बीइंग से मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनिक क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो मान लो कि भाई जैसे लिविंग सोर्सेज या लिविंग बीइंग्स कौन होते हैं, हम लिविंग बीइंग्स हैं, एनिमल्स लिविंग बीइंग्स है, उससे जो वाले कंपाउंड हमें मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो शायद आपको पता ही हो कि भाई आपके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। हमारा जो मान लो शरीर है वो किससे बना है, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट हो गया। ठीक है, उसके बाद मान लो फैट हो गया। ठीक है, ये मान लो प्रोटीन हो गया। ये सारे जो हैं वो क्या है आपके, ऑर्गेनिक क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी टाइप शायद आपको याद हो कौन थी इनऑर्गेनिक की क्या थी, टाइप्स थी, है ना। अगला कौन होगा, इनऑर्गेनिक क्या होगा, कंपाउंड। अब इसकी क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो लिखते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग सोर्सेज और लिविंग बीइंग, तो ये किससे होगा, नॉन लिविंग सोर्सेज से होगा।
नॉन लिविंग। ठीक है, ये डेफिनेशन है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो पढ़ के देखते हैं, द कंपाउंड विच आर obtained from नॉन लिविंग, है ना, नॉन लिविंग लिखा है, ये ध्यान से लिखना है, लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग सोर्सेज आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक क्या होगा, कंपाउंड होगा। तो इसका मतलब वो सारे कंपाउंड जो हमें किससे मिलेंगे, नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक क्या कहते हैं, सब मान लो कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो नॉन लिविंग सोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे मान लो पहाड़ वगैरह हो गए ना, रॉक्स वगैरह होगी, मिनरल्स, मिनरल से जो मिलते हैं ये सभी क्या होते हैं, आपके नॉन लिविंग क्या होते हैं, सोर्सेज। इनसे हमें जो मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आपको क्या मिलता है, मान लो वॉशिंग सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मान लो सोडियम क्लोराइड मिलता है आपको, है ना, मान लो समुद्र वगैरह में सोडियम क्लोराइड मिलता है, ये इनऑर्गेनिक क्या है, कंपाउंड है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही मान लो कंपाउंड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये क्लासिफिकेशन भी क्या हो गई, खत्म हो गई। इससे आपको कंपाउंड समझ आ गया और मान लो उनकी टाइप्स भी क्या आ गई, समझ आ गए। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको याद हो कहां पर आ गए हम, मान लो हमने शुरू जब किया था, मान लो सबसे पहले हमने क्या किया था, मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन क्या थी, इधर क्या थी आपके, मान लो फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने सॉलिड लिक्विड गैस मान लो आपको पढ़ा दिया। उसके बाद जो हमने क्या था, मान लो केमिकल क्लासिफिकेशन की थी, केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस थे, तो दूसरे आपके क्या थे, मिक्सचर थे। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर आपके क्या थे, एलिमेंट थे और कंपाउंड थे। एलिमेंट के अंदर क्या थे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, और मान लो कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर क्या थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। अब लास्ट टॉपिक बचा है मैटर का, जिसका नाम क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, तो मिक्सचर की बात करते हैं कि भाई मिक्सचर क्या है। चलो मिक्सचर की बात करते हैं कि भाई मिक्सचर क्या होते हैं। अब उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो लिख लो इधर, मिक्सचर की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो मिक्सचर तो आप वर्ड बोलते भी हो, जैसे हम किसी मान लो दुकान पर जाते हैं ना, दुकान मतलब जैसे मान लो करियाने की दुकान पर जाते हैं, हम वहां पर जाकर कहते हैं सर मान लो हमें एक मिक्सचर का पैकेट दे दो। तो मिक्सचर उसे ही कहते हैं जो पैकेट हम लेके आते हैं। आपने देखा होगा कि भाई उसमें क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं ना, अलग अलग तरीके के। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आप सेमिया, सेमिया सुनी होगी आपने वर्ड, मान लो वो मिक्सचर लेके आते हो, आप देखते हो कि उसमें मूंगफली के दाने भी होते हैं, उसमें कहीं कहीं उन्होंने क्या है, मान लो मोटी मोटी सेमिया भी डाली होती है, उसमें क्या है कि भाई पतली पतली सेमिया भी डाली होती है, उसमें पापड़ी भी डाली होती है। इसका मतलब उसमें बहुत टाइप के क्या होते हैं, मान लो एलिमेंट्स या बहुत प्रकार के क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, बट उसमें जो वो मान लो सब्सटेंस डाले होते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ना, 4-5 टाइप के सब्सटेंस डाले होते हैं, वो उनका प्रोपोर्शन जो होता है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये फर्क होता है कंपाउंड और क्या है, मिक्सचर में। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क होता है कि भाई कंपाउंड में जो हम मान लो एक से ज्यादा एलिमेंट डालते हैं, उनका प्रोपोर्शन क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। बट मिक्सचर में क्या होता है, वो डेफिनेट नहीं होता, वो क्या होता है, इनडेफिनेट क्या होता है, मान लो प्रोपोर्शन होता है। चलो लिखते हैं डेफिनेशन, फिर समझते हैं, वैसे समझ आएगी होगी आपको। ठीक है,
ठीक है, ये मिक्सचर की क्या है डेफिनेशन है, देख लो एक बार पढ़ के कि भाई क्या लिखा है। क्या कहता है कि भाई ए सब्सटेंस विच कंटेन टू और मोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, है ना, मतलब ये सब एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के क्या होंगे, मतलब सब्सटेंस की जगह पर आप एलिमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, एक या एक से ज्यादा टाइप के क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, मतलब जिसमें एक से ज्यादा टाइप के क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, परंतु वो जो एलिमेंट है उनका प्रोपोर्शन क्या होगा, डेफिनेट नहीं होगा, वो इनडेफिनेट क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा, मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो फिक्स्ड क्या है, नहीं होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होते हैं ये आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई क्या कह रहा है। ठीक है, तो उसके बाद एग्जांपल कौन सी होती है मिक्सचर की, मान लो एयर। एयर एक्चुअल में क्या है, एक मिक्सचर का ही करती है, काम करती है ना। एयर में क्या होता है, मान लो चलो कुछ क्वांटिटी तो फिक्स होती है बट कुछ क्वांटिटी फिक्स नहीं होती, जैसे धूल कण जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते, है ना, मतलब कुछ और पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स, पोल्यूटेड पार्टिकल वो फिक्स नहीं होते एयर में। तो इसलिए एयर भी क्या है, इतनी ज्यादा चीजों का क्या है, मिक्सचर ही तो है। इसमें क्या चल रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, पोल्यूटेड सब्सटेंस भी जा रहे हैं। जब हम मान लो मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो क्या निकलता है, धुआं निकलता है, और धुआं भी तो इसमें मिक्स हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ गैसेस की कंसंट्रेशन फिक्स है, अदरवाइज क्या है कि भाई बाकी मान लो क्या है कि भाई चीजें इसमें जो मान लो मिल रही हैं उनका प्रोपोर्शन क्या है, फिक्स नहीं है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो ये मिक्सचर की डेफिनेशन थी, ये उसकी क्या हो गई, एग्जाम्पल हो गई कि भाई मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मिक्सचर की टाइप्स होती थी, दो टाइप के क्या होते थे मिक्सचर, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता था, एक हेटेरोजेनियस क्या होता था मिक्सचर। अब उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, फिर अगला टॉपिक डाल दो, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है मान लो होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमो वर्ड जहां भी दिखाई दे इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, जो चीज कांस्टेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, होमो वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, ये होमोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन है, पढ़ के देखो एक बार क्या है। ठीक है, क्या कहता है कि भाई ये मिक्सचर हुज कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है ना, अंदर मान लो क्या है कि भाई जो भी चीजें प्रेजेंट है उसकी जो कंपोजिशन है जिससे वो बना है इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म मतलब वो कांस्टेंट होगी, जिससे भी वो बना है वो इक्वली पूरे मान लो सोल्यूशन में क्या है, इक्वली क्या होंगी, डिवाइड होंगी। उस सोल्यूशन में मान लो उसे क्या कहते हैं, होमोजेनियस क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो बात तो समझ आई होगी कि भाई वो वाले मिक्सचर जिसमें जो भी उसके कंपोनेंट है वो सभी मान लो सोल्यूशन में या सभी मिक्सचर में इक्वली क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगा ज्यादा कि भाई क्या होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे शुगर इन क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, तो शुगर इन वाटर एक होमोजेनियस क्या है, सोल्यूशन है। क्या मतलब इसका, मान लो आजकल चलो देखते हैं कि भाई आजकल गर्मी बहुत है, हम क्या करते हैं, मान लो मीठा पानी पीते हैं, चलो मीठा पानी बनाते हैं इधर, है ना। मान लो इधर क्या ले लिया हमने, वाटर ले लिया, वाटर में क्या ऐड किया, शुगर ऐड किया। वैसे तो और भी बहुत चीजें ऐड करते हैं बट मान लो कि आज मैं दो ही चीजें ऐड कर रहा हूं, कौन कौन सी, एक तो वाटर है, एक क्या है, शुगर है। ठीक है, तो दो चीजों का मिक्सचर बनाते हैं। मान लो वाटर है, शुगर है, जब मैंने इसमें चीनी डाली, शुगर डाली, मैंने उसको घोलना शुरू किया। जब मैंने उसको घोला तो उसके बाद मान लो ये वाला सोल्यूशन क्या है, मैंने एक मान लो क्या है व्यक्ति को दिया जिसका नाम क्या है, मान लो मधु। ठीक है, मान लो किसको दिया, मधु को दिया पीने के लिए। ठीक है, मैंने क्या दिया, ये सोल्यूशन किसको दिया, मधु को दिया पीने के लिए। अब ये सोल्यूशन जब मधु पिएगी,
मान लो आप भी इमेजिनेशन करो कि ये सोल्यूशन अकेली मधु नहीं पिएगी, आप पी रहे हो वो ये वाला सोल्यूशन, तो आपको क्या महसूस होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मान लो पहला आपने क्या किया, मान लो गुड़ लिया, उसमें आपको क्या होगा, ज्यादा मीठा लगेगा, मतलब अच्छी तरह घोला हो, है ना। मैं मान रहा हूं कि ये सोल्यूशन में जो चीनी है, शुगर है, वो अच्छी तरह घुली हो। जब हम इसे पिएंगे तो क्या होगा, हमें मान लो पहले जब हम पहला गुड़ लेंगे उसमें भी क्या होगा, उतना ही मीठा लगेगा, लास्ट गुड़ में भी उतना ही मीठा लगेगा, जब बीच वाले गुड़ में भी उतना ही क्या लगेगा, मीठा लगेगा। तो इसका मतलब क्या, पानी और शुगर एक दूसरे से यूनिफॉर्मली मिक्सअप है। मतलब ये पानी और शुगर क्या थे, ये तो कंपोजिशन ही तो थी सॉल्यूशन की, मतलब सॉल्यूशन के अंदर ही तो प्रेजेंट थे। तो इन दोनों की मतलब जो भी मात्रा थी वो यूनिफॉर्मली सभी जगह पर एक तरीके से क्या है, प्रेजेंट है। उसे हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल थे, इससे आप समझ सकते हो कि भाई शुगर इन वाटर ये एक होमोजेनियस क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, तो इसकी एक और खास बात होती है, इसमें मान लो आपको पूछे कि भाई कितने फेज एग्जिस्ट करते हैं, वन फेज क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। क्या मतलब सर इसका वन फेज? वन फेज का मतलब होता है कि भाई ये सोल्यूशन जो है, मान लो जब आप शुगर को पानी में डाल लेते हो तो आपको वो पानी ही लगता है, ऐसा नहीं होता कि शुगर अलग लगती है, पानी अलग लगता है। तो इसका मतलब वो एक्चुअल में पानी की तरह ही हमें क्या होता है, महसूस होता है, एक ही मतलब फेज में वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक ही तरीके से वो क्या है, मतलब लिक्विड फॉर्म में, जैसे दोनों चीजें जब घुल जाती है लिक्विड ही लगता है, ऐसे लगता है कि भाई वो वाटर ही है, बट एक्चुअल में वो क्या है, मतलब वाटर प्लस क्या है, शुगर, उसका एक ही फेज हमें क्या करता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए इसे वन फेज सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ये तो वन फेज में एग्जिस्ट करता है, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद इसको एक और मतलब वर्ड से यूज किया जाता है, जैसे होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहा जाता है, सोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि भाई होमोजेनियस सोल्यूशन को, सॉरी होमोजेनियस मिक्सचर को सोल्यूशन कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहा जाता है, सोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास मान लो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता था, होमोजेनियस मिक्सचर में मतलब एग्जांपल क्या है, ठीक है, कैसे मतलब इसमें कितने फेज एग्जिस्ट करते हैं, इसे क्या कहते हैं, सिंपल सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं अगले टाइप के मिक्सचर की, जिसका नाम है हेट्रोजीनियस क्या होगा, मिक्सचर होगा। ठीक है, तो जो आप हेडिंग डालो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दूसरी टाइप मिक्सचर की जिसका नाम है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, चलो पढ़ के देखो कि क्या होता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर व्हिच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मतलब वो वाला सॉल्यूशन मिक्सचर जिसमें क्या है कि भाई जो उसकी कंपोजिशन मतलब जो उसमें प्रेजेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, कहीं किसी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कहीं किसी की कंसंट्रेशन कम होगी, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं कि भाई एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लो लिख लो ऑयल इन क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, तो ऑयल इन वाटर किसकी एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की क्या है, एग्जांपल है। अब आप देखिए कि भाई ऑयल इन वाटर, तो आपने देखा ही होगा शायद कि मान लो वाटर है, वाटर में आप क्या करते हो, ऑयल क्या करते हो, ऐड करते हो। ठीक है, तो जब वो वाटर में आप क्या करते हो, ऑयल ऐड करते हो, तो आपने देखा होगा कि भाई वाटर में मान लो ऑयल की ऊपर क्यों क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है ना। मान लो वाटर में वो मिक्सअप नहीं होता, वो सिर्फ क्या होता है, ऊपर उस पर क्या बना देता है, ऑयल की बना देता है, लेयर बना देता है। तो इससे क्या क्लियर होता है कि भाई ऑयल की कंसंट्रेशन जो है सिर्फ ऊपर है, वो मतलब वाटर के अंदर पूरी तरह क्या है कि भाई घुला नहीं है, पूरी तरह उसके साथ सोल्यूशन नहीं बनाया। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि भाई हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसकी
कंपोजिशन जो होती है वो मतलब यूनिफॉर्म नहीं होती वो थ्रू आउट द सोल्यूशन, ठीक है। तो ऊपर उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा, अगर बीच में जाएंगे तो बीच में उसकी कंसेंट्रेशन लगभग ना के बराबर होगी, इसलिए कहते हैं कि भाई जो हेटेरोजेनियस सोल्यूशन है मतलब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। तो ये उसकी एग्जांपल है। फिर इसके बारे में भी लिख सकते हो कि भाई हेटेरोजेनियस सोल्यूशन के क्या होंगे, मतलब मोर देन क्या होंगे, वन फेज होंगे ना, मोर देन क्या होंगे, वन क्या होंगे, फेज, मतलब मोर देन वन फेज, मतलब इसमें कहीं आपको क्या है कि भाई ऑयल ज्यादा मिलेगा, मतलब इस सोल्यूशन में, तो कहीं क्या है कि आपको वाटर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके एक से ज्यादा फेज एग्जिस्ट करेंगे, या ऐसे भी कह सकते हो कि भाई इस सोल्यूशन के दो फेज क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या था, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात थी। इसके साथ ही आपका मतलब मिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ जो हमने स्टार्ट किया था मैटर का, वो क्या हो गया, टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। ये आपका क्या था, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है जो मैं मतलब केमिस्ट्री में यूज करूंगा, वो भी मैं जल्दी जल्दी आपको क्या कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। लिखो जल्दी जल्दी, सबसे पहले हेडिंग जिसका नाम है मास, ठीक है। अगला टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन, ठीक है। लिख लो, सबसे पहली डेफिनेशन है मास। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ये डेफिनेशन पढ़ के देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए बॉडी, इसका मतलब क्या कि भाई हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, हड्डियां प्रेजेंट है, अलग अलग तरीके की क्या है कि भाई मांसपेशियां प्रेजेंट है, वो सभी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ये आपको मास की क्या होगी, डेफिनेशन होगी, ठीक है। उसके बाद आपको यूनिट पूछेगा, तो मास के यूनिट जो होते हैं, एसआई यूनिट वो क्या होते हैं, किलोग्राम होते हैं। तो सीजीएस यूनिट क्या होते हैं इसके, ग्राम। केमिस्ट्री में हम छोटी छोटी चीजों से डील करते हैं, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, ग्राम यूनिट क्या करते हैं, केमिस्ट्री में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना है, ग्राम किसके यूनिट होते हैं, मास के यूनिट होते हैं। दूसरा, उसके बाद एक और डेफिनेशन आएगी जिसका नाम क्या है, वेट, ठीक है। कई बार हमें इन दोनों मतलब वर्डों से थोड़ा सा क्या लगता है, डाउट लगता है। अब इसको याद रखना है, मास का मतलब क्या है कि भाई हमारे अंदर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे मास कहते हैं, और वेट क्या है ये लिख लो। ठीक है, ये वेट की डेफिनेशन है, पढ़ के देखो। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन ए बॉडी, मतलब किसी बॉडी पर कितनी फोर्स ग्रेविटी क्या करती है, लगाती है। ग्रेविटी मतलब आपको पता ही होगा कि भाई हर एक चीज, मतलब अर्थ जो है हर एक चीज को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो जितनी फोर्स से वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेट ऑफ ए क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो ये मान लो वेट की क्या होगी डेफिनेशन, तो मुझे पता है कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, वहां पे फोर्स कितनी होती थी, मास इंटू क्या होती थी, एक्सेलेरेशन। तो जो ग्रेविटी है वो हमारी बॉडी में कितनी एक्सेलेरेशन जनरेट करती है, जी के बराबर एक्सेलेरेशन क्या करती है, जनरेट करती है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू ए की जगह पर क्या आ जाएगा, जी, तो इसका मतलब mg। तो यही हमारा क्या होता है, वेट होता है। वेट की क्या होती है, डेफिनेशन है ना। जी की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ये क्या है, वेट की क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब वेट हमें पता चल गया, उसके बाद एक दो और डेफिनेशन है जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। उसके बाद है वॉल्यूम, ठीक है। अगली हेडिंग डाल लो, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम की डेफिनेशन है, ठीक है। पढ़ के देखो,
अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय बॉडी इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। मतलब क्या है कि भाई कोई बॉडी कितना स्पेस क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। जैसे आप टेबल देखते हो कि भाई टेबल हमेशा कुछ ना कुछ स्पेस, हमारे कमरे में कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्या कहते हैं, टेबल करते हैं। ठीक है, जब अगर कुर्सी रखते हो, कुर्सी का भी उसके मतलब कुछ ना कुछ वो स्पेस घेर के रखती है, स्पेस ऑक्यूपाइड करती है, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद इसके यूनिट्स होंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम किससे भी हम बहुत डील करेंगे तो वॉल्यूम का यूनिट भी आपको पता होना जरूरी है। ऐसा यूनिट तो इसके क्या होंगे, मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है, बट हम जो यूज करते हैं वो सीजीएस यूनिट करते हैं। मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों से डील करते हैं, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, मान लो छोटे यूनिट यूज करते हैं। वो कौन से हैं, एमएल और क्या है आपके सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों क्या है कि भाई सीजीएस यूनिट है, तो रिलेशन पता होना चाहिए। इसमें लीटर वर्ड भी यूज होगा, और जो 1 लीटर होता है वो क्या होता है, 1000 ml के क्या होता है, बराबर होता है। तो 1 लीटर 1000 ml के बराबर हुआ, तो इसका मतलब 1 लीटर जो होगा वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के भी क्या होगा, बराबर। ये रिलेशन याद होना चाहिए। ये रिलेशन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं जब हम न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, उसके यूनिट क्या होते हैं, केमिस्ट्री में ये यूज करेंगे। और लीटर और सेंटीमीटर और एमएल का क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ये अगला आपका क्या हो गया, टॉपिक। उसके बाद अगली बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम यूज करेंगे उसका नाम क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, अगली डेफिनेशन क्या है, डेंसिटी। ये भी वर्ड बार बार यूज होगा कि भाई उस मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा है, उसकी कम है। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डी या सिंपल रो। इसको क्या कहते हैं, रो। ये 2 सिंबल से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, ये अगली डेफिनेशन है डेंसिटी की, कि भाई डेंसिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ क्या होगा, मास टू द वॉल्यूम ऑफ ए क्या होगा, सब्सटेंस। मतलब डेंसिटी किसे कहते हैं, रेशियो। रेशियो मतलब 2 चीजों का क्या होगा, मतलब डिवीजन होगा। किसका किसका, मास और वॉल्यूम का क्या होगा, डिवीजन। उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। मान लो मैं डी से लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ ए क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी किसी क्वांटिटी के यूनिट बनाने हो उसका फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के यूनिट हमें पता है किलोग्राम होते हैं, एसआई है ना, एसआई यूनिट। और वॉल्यूम के यूनिट अभी मैंने बताया एसआई क्या होते हैं, मीटर क्यूब। तो इसका मतलब इसके यूनिट क्या बन गए, डेंसिटी के। अगर कोई यूनिट पूछे आपसे कि भाई कितने होते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसके क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, किलोग्राम पावर क्या लिखा जा सकता है, मीटर की माइनस क्या लिखा जा सकता है, 3 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये डेंसिटी की बात होगी कि भाई डेंसिटी क्या होगी। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई हम जो यूज करेंगे ये एसआई यूनिट होगी, हम जो यूज करेंगे वो सीजीएस करेंगे। तो इसका मतलब डेंसिटी के यूनिट इसमें क्या होंगे, मास सीजीएस में क्या होता है, ग्राम होता है। और जो मीटर होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, क्यूब हो गया। तो ये सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी के क्या हो गए, यूनिट हो गए। ये उसकी क्या होगी, एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, तो ये अगली डेफिनेशन थी जिसका नाम था डेंसिटी ऑफ ए क्या होगा, सब्सटेंस होगा। तो डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में मतलब मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पर सॉलिड और लिक्विड की बात की जाए। ठीक है, मैंने पीछे बोला था आपको कि डेंसिटी में मैं आपको समझाऊंगा कि भाई सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी हाई, मतलब किसकी डेंसिटी हाई होती है, सॉलिड की डेंसिटी क्या होती थी, हाई। मान लो लिक्विड की डेंसिटी क्या होती थी, कम होती थी। क्या कारण है उसका, देखो मान लो दोनों का मैं फिक्स्ड वॉल्यूम ले लूं। इसका भी मैंने क्या लिया, 1 मीटर क्यूब। मान लो इतना हिस्सा ले लिया जिसको मैंने क्या कह दिया, 1 मीटर क्यूब। इसका भी मैंने सेम हिस्सा लिया जिसको मैंने क्या कह दिया, 1 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम तो दोनों का फिक्स ले लिया। तो ध्यान से देखो, मान लो सॉलिड जो होता है उसमें फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं क्योंकि वो हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो फिर सिंपल जी गल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि वो पास पास, मान लो सॉलिड के जो एटम होते हैं वो पास पास होते हैं। तो सॉलिड के एटम जो होंगे वो पास पास होंगे। मान लो 1 यूनिट वॉल्यूम में अगर पास पास होंगे, मान लो इसके कितने एटम है, 10 एटम है मान लो, है ना। इसके मान लो लिक्विड के एटम, लिक्विड में फोर्सेस सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होती हैं। तो इसका मतलब इसके मान लो कितने, मान लो पार्टिकल होंगे इसके अंदर, मान लो 7 क्या होंगे, पार्टिकल होंगे। तो देखो ध्यान से, इसके अंदर सेम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम तो मैंने
फिक्स रखा, सेम वॉल्यूम में इसमें 10 पार्टिकल है, इसमें क्या है 7 पार्टिकल है, तो फिर मुझे पता है कि भाई डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या है, मास है ना, इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन में कन्वर्ट करें, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्या हो गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो मैंने बराबर रख दिया, तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका तो कोई मतलब नहीं है। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या है, मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा। तो देखो इसमें 10 पार्टिकल आए, 10 पार्टिकल का मास ज्यादा ही होगा, इसमें 7 पार्टिकल आए, 7 पार्टिकल का मास क्या होगा, कम। इसीलिए सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्या होता है, मान लो डेंसिटी ऑफ क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये अगला टॉपिक हो गया कि भाई सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा क्यों होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम क्यों होती है, क्योंकि उसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में मतलब मास ज्यादा प्रेजेंट होता है, उसमें एक यूनिट वॉल्यूम में मास कम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पार्टिकल आप सोच रहे होगे कि भाई यहाँ तो पार्टिकल ज्यादा है, तो जितने पार्टिकल ज्यादा उसका मास भी तो उतना ही ज्यादा होगा, इसीलिए सॉलिड क्या होते हैं, ज्यादा डेंसर होते हैं एज कंपेयर टू क्या होता है, लिक्विड। उसके बाद एक लास्ट डेफिनेशन है जिसका नाम है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर की बात करते हैं, इसी के साथ ये लेक्चर क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, अगला लास्ट मतलब डेफिनेशन जो यूज करेंगे टेम्परेचर, तो इसको भी लिख लो कि भाई टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर की डेफिनेशन है। डिग्री ऑफ क्या होगा, कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ ए बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। कि भाई कोई चीज कितनी ठंडी है, कोई चीज कितनी गर्म है, उसे ही हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ ए क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। और ऐसा यूनिट में बात करें, है ना, अगर यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट जो होंगे इसके टेम्परेचर के क्या होते हैं, केल्विन। तो ज्यादातर हमें मतलब जो तो हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हमें क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में भी आपको क्या दिए होंगे, मान लो टेम्परेचर दिए होंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन आनी चाहिए डिग्री सेल्सियस की, मान लो केल्विन की और डिग्री सेल्सियस की कन्वर्जन लिख लो। ठीक है, तो मान लो जब हमने टेम्परेचर कन्वर्ट करना होगा केल्विन में, वो किसके बराबर होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस क्या होता है, 273 पॉइंट कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में कैलकुलेशन आसान करने के लिए जो पॉइंट 15 होता है इसे हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो सिंपली क्या होता है, मान लो केल्विन इज इक्वल टू क्या होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 क्या होगा, वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर आपने मान लो सेल्सियस, मान लो आपको कोई सेल्सियस में वैल्यू दी होगी, वो यहाँ पे पुट करेंगे, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। एक में करके बता देता हूं, जैसे ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसके केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो केल्विन में कितना होगा, 37 प्लस 273, इसका मतलब कितना हो गया, 80, और 300 क्या हो गया, 10 हो गया। तो इसका मतलब जो अगर केल्विन स्केल में आपको पूछा जाए कि भाई कोई ह्यूमन बीइंग का कितना टेम्परेचर होता है, मान लो 310 उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 पॉइंट कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फारेनहीट स्केल में कितना होता है, 98 पॉइंट क्या होता है, 4 फारेनहीट क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग आपके क्या थी, कुछ क्वांटिटीज थी जो केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। धन्यवाद।